अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, ज़रा तसव्वुर करें एक ऐसा मुल्क जहां तालीम हर शहरी के लिए बिल्कुल मुफ्त हो। इतनी मुफ्त कि जो बच्चा मुल्क से बाहर जाना चाहता हो रियासत उसको भी मुफ्त बाहर तालीम अपने खर्चे से दिलवाए। एक ऐसा मुल्क जहां निज़ाम सेहत ऐसा बेहतरीन हो कि हर शहरी अपना मुफ्त इलाज करवाए। एक ऐसा मुल्क जहां पेट्रोल और खुराक तकरीबन मुफ्त में मिलती है और रियासत अरबों डॉलर की सब्सिडी देती है। एक ऐसा मुल्क जहां इंसानी तारीख का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल दरिया मौजूद हो जिससे रेगिस्तान में भी आम लोगों को पानी मिलना शुरू हो जाए। आप समझ तो गए होंगे कि यहां बात हो रही है लिबिया और लिबिया के डिक्टेटर मुअम्मर कज़ाफ़ी की। लिबिया कैसे तबाह हुआ? क्या ये अवाम की नाशुक्री थी या रियासत वाकई जालिम थी? क्यों कर्नल कज़ाफ़ी का तख्त उल्टा गया? मैं हूं डॉक्टर फरहान वर्क और आप देख रहे हैं आजाद मेंट्री। लिबिया, जिसको 1551 से लेकर 2000वीं सदी तक सल्तनत उस्मानिया ने चलाया, एक निस्बतन गरीब मुल्क था। लेकिन पहली जंग अजीम से सिर्फ 3 साल पहले 1911 में लिबिया पर इटली ने उस्मानिया सल्तनत से जंग के बाद कब्जा कर लिया। इटली लिबिया के अवाम को गुलाम बनाकर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ने लगा। इस अरसे के दौरान आपने लिबिया के मशहूर हीरो उमर मुख्तार का भी जिक्र सुना होगा, जिनको शेरे सहरा यानी लॉयन ऑफ द डेजर्ट का खिताब दिया जाता है। उमर मुख्तार इटली के खिलाफ जंग आज़ादी लड़ते लड़ते 1931 में शहीद हुए। उनका यह मशहूर फिक्रा आज भी दुनिया में जबर के खिलाफ इस्तेमाल होता है कि हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे, या तो हम जीतेंगे या मर जाएंगे। जब इटली पर मशहूर फाशिस्ट डिक्टेटर मुसोलिनी ने कब्जा संभाला तब इसने भी लिबिया के अवाम पर जुल्म में कोई कसर ना छोड़ी। लिबिया को बकायदा न्यू रोमन एम्पायर बनाने के लिए यहाँ के अवाम से जबरी मजदूरियां करवाई गईं। लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद जैसे ही मुसोलिनी के इटली को जर्मन इत्तेहादी होने के बायस शिकस्त हुई, इसके साथ ही लिबिया इटली के जबर से आजाद हो गया। लेकिन आसमान से गिरा खजूर में अटका की तरह अब लिबिया को बरतानिया और फ्रांस ने आपस में तकसीम कर लिया था। त्रिपोली पर बरतानवी राज जबकि फ्रांस ने फिजान के इलाके पर कब्जा कर लिया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने दूसरी जंग अजीम के बाद जब कॉलोनाइज्ड ममालिक को आज़ाद करने की पॉलिसी इख्तियार की तब लिबिया को भी आज़ाद कर दिया गया और 1951 में एक डिक्टेटर बादशाह इदरीस को लिबिया का हाकिम बना दिया गया। इदरीस उस वक्त लिबिया में जंग आज़ादी के हीरो और वो वाहिद इंसान माने जाते थे जो मुख्तलिफ कबाइल में तकसीम लिबिया को एक साथ जोड़ सकते थे। बादशाह इदरीस ने जब लिबिया का कंट्रोल संभाला उस वक्त लिबिया एक इंतहाई कमजोर मुल्क तस्वुर किया जाता था। यहाँ तेल की दरियाफ्त अभी तक नहीं हुई थी और अवाम बार बार कॉलोनाइजेशन की वजह से इंतहाई पसमानदा सूरत हाल का शिकार थे। लिबिया की सबसे अहम फॉल्ट लाइन वहाँ का कबायली निज़ाम था। हर कबीला हुकूमत का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन बादशाह इदरीस ने सबसे पहले अपने सिनूसी कबाइल के लोगों को हुकूमत में नवाजना शुरू कर दिया, जिससे इब्तिदा से ही लिबिया की अवाम बतदरीज बादशाह से नाराज होने लगी। और ऐसे ही वक्त गुजरते गुजरते 9 साल गुजर गए और फिर लिबिया में 1959 में तेल की दरियाफ्त हुई। ये मामूली दरियाफ्त नहीं थी, बल्कि अफ्रीका के सबसे बड़े तेल के ज़खायर लिबिया में मौजूद थे। और फिर कुछ ही अरसे में दौलत की रेल पेल का आगाज हो गया, लेकिन ये दौलत लिबिया के अवाम के किसी काम ना आई। बादशाह इदरीस और उनके साथी तेजी से इस दौलत को अपने प्रोटोकॉल, अपने शाहाना महल और जाती असासों के लिए इस्तेमाल करते रहे। वक्त के साथ साथ बादशाह इदरीस की ताकत भी बढ़ती जा रही थी और अब वो जबर से लिबिया का निज़ाम चलाना शुरू हो गए थे। लेकिन इसी लिबिया में दूसरी जंग अजीम के दौरान 1942 में एक दूर दराज के सहराई टेंट में बद्दू कबीले में पैदा होने वाले एक लीडर मुअम्मर कज़ाफ़ी ने भी जन्म लिया था। कज़ाफ़ी जो कि शदीद गुर्बत में पले बढ़े और जवानी में फौज में शामिल हो गए। उनका सबसे बड़ा ख्वाब यह था कि लिबिया के इन वसीओ अरीज तेल के वसाइल को लिबिया की अवाम के खातिर इस्तेमाल करना है ताकि उनकी जिंदगियां तब्दील हों। लेकिन उनके इस ख्वाब के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट यही बादशाह इदरीस था। मुअम्मर कज़ाफ़ी जिस नज़रिए से सबसे ज़्यादा मुतासिर थे उसको पैन अरब नज़रिया कहा जाता है। ये वो नज़रिया था कि तमाम अरबों को यकजा होकर अरब ममालिक का निज़ाम चलाना चाहिए। कज़ाफ़ी अपने इस नज़रिए को लिबिया में अक्सर अपने साथी फौजियों से भी बयान करते थे और वक्त गुजरने के साथ साथ कज़ाफ़ी का नज़रिया उनके साथियों में भी जान पकड़ने लगा।
बादशाह इदरीस इन तमाम मामलात से बेखबर अपनी ऐशो इशरत में अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा बैठे थे। और ऐसे ही 1 सितंबर 1969 को जब वो इलाज के लिए बैरून मुल्क गए, तब कज़ाफ़ी ने बेहतरीन मौका देखकर अपने साथियों के साथ शाही महल में धावा बोल दिया और चंद ही लम्हों में ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन डेजर्ट हॉक कहा जाता है। इस ऑपरेशन के लिए लड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि तमाम शाही गार्ड भी बादशाह इदरीस से तंग थे। मोहम्मद कज़ाफ़ी के हामियों ने फौरी तौर पर सरकारी रेडियो स्टेशन का कंट्रोल संभाला और फिर लिबिया के अवाम को पहली मर्तबा मोहम्मद कज़ाफ़ी की आवाज आई कि मैं यहां तुम्हें गुलाम बनाने नहीं बल्कि तुम्हें आजाद करने आया हूं। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला तो मायूसियों में ढकी लिबिया की अवाम जोशो खरोश से सड़कों पर निकल आई कि सहरा के एक शेर ने बिलाहिर हुकूमत संभाल ली है। लिबिया में जश्न और नई उम्मीद का समा बन गया। मोहम्मद कज़ाफ़ी अपनी जुबान के सच्चे थे। उन्होंने आते ही बैरूनी कंपनियों के साथ तेल के जितने भी ठेके थे वो तमाम के तमाम मंसूख कर दिए और सारे तेल के कुओं पर रियासती कंट्रोल बना दिया। तेल से जो रकम मिलती थी उसके तमाम फवायद लिबिया की अवाम को मिलने लगे, यहाँ तक कि मुनाफे से डायरेक्ट कैश अवाम के पास पहुंचता रहा। और इसके साथ ही कज़ाफ़ी ने लिबिया में पानी की किल्लत दूर करने के लिए इंसानी तारीख के सबसे बड़े दरिया द ग्रेट मैन मेड रिवर का आगाज कर दिया ताकि सहरा में भी दूर दराज तक पानी पहुंचे। इंसानी तारीख का ये हैरानकुन प्रोजेक्ट आज भी मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक मोजा तस्वुर किया जाता है। मोहम्मद कज़ाफ़ी ने टेंट में रहने वालों को घर देने का ऐलान किया और उसके कुछ अरसे बाद ही लिबिया की रियासत हर शहरी को मुफ्त घर फराहम करने लगी। तालीम और बैरून मुल्क स्कॉलरशिप्स बिल्कुल मुफ्त हो गई। ख्वातीन को लिबिया के माशरे में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। वो तारीख में पहली मर्तबा नौकरियां शुरू करने लगी। कज़ाफ़ी एक मामूली डिक्टेटर ना थे बल्कि अवाम की हुकूमत पर भी यकीन रखते थे और इस मकसद के लिए उन्होंने लोकल गवर्नेंस और पीपल्स कांग्रेस की भी तश्कील की ताकि अवामी नुमाइंदे गवर्नेंस में मदद कर सकें और अवामी पॉलिसियां तश्कील दी जाएं। कज़ाफ़ी का नजरिया मौजूदा कैपिटलिस्ट और कम्युनिज्म निज़ाम से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उन्होंने लिबिया में इस्लामिक सोशलिज्म का नजरिया दिया। इस्लामिक सोशलिज्म का नजरिया अगर मैं आपको सादे अल्फाज में समझाऊं तो सोचें कि फर्ज किया आपके पास चंद रंगीन पेंसिलें हैं और आपके साथियों के पास भी रंगीन पेंसिलें हैं। हाँ, मिकदार में फर्क मौजूद है, किसी के पास ज्यादा पेंसिलें हैं लेकिन किसी के पास कम पेंसिलें हैं। लेकिन जब रंग भरने का वक्त आएगा तो सब एक दूसरे की पेंसिलें इस्तेमाल करके रंग भर सकते हैं। ऐसे ही सरकारी वसाइल की अवाम में इस्लामिक सोशलिज्म के निज़ाम के तहत तकसीम की गई और यही वो सोच थी जिसकी वजह से 1970 में तेल की दरियाफ्त के बावजूद भी पसमानदा तरीन इलाका समझे जाने वाला लिबिया 1980 में अफ्रीका का अमीर तरीन मुल्क बन गया। लिबिया की जीडीपी हर साल रिकॉर्ड तोड़ रही थी। लिबिया के रिहायशियों का तर्ज जिंदगी पूरे अफ्रीका के लिए एक मिसाल बन गया था। लोग लिबिया जाना अपने लिए बाइसे फख्र समझते थे। अब लिबिया आलमी दुनिया का बड़ा खिलाड़ी और बड़ा अरब लीडर माना जाता था। मोहम्मद कज़ाफ़ी की अरब ममालिक को इकट्ठा करने की सोच बहुत से मगरबी ममालिक बिलखसूस अमरीका के लिए अब मसला बन रही थी क्योंकि एक मजबूत अरब ब्लॉक और तेल को मियानी की पॉलिसी से मगरबी ममालिक का मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता था। अब मोहम्मद कज़ाफ़ी ने लिबिया की हालत बेहतर होते ही अपनी नजरें आलमी अरब सूरत हाल पर जमा ली। कज़ाफ़ी की ख्वाहिश थी कि अरब ममालिक बिलखसूस अल्जीरिया, मिस्र और लिबिया मिलकर एक कौम बन जाए और तमाम अरब ममालिक में गोल्ड दिनार की एक नई करेंसी का निज़ाम राइज किया जाए जिससे आलमी माशी निज़ाम में खतरे के ढोल बजने लगे। कज़ाफ़ी की इस गोल्ड दिनार पॉलिसी और आलमी माशी निज़ाम में बड़ा फ़र्क ये था कि 1970 के बाद से आलमी माशी निज़ाम सिर्फ फिएट करेंसी के ऊपर खड़ा था जिसके पीछे सोना या किसी भी किस्म की कोई चीज़ मौजूद नहीं और अमेरिका जितने मर्जी डॉलर चाहे अपनी मर्जी से छाप सकता है। लेकिन कज़ाफ़ी का ये जो गोल्ड दिनार का कॉन्सेप्ट था वो ये था कि ये जो गोल्ड दिनार है इसके पीछे हमारे पास एक्चुअल में सोना मौजूद होगा और इससे मगरबी दुनिया जो कि ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के बाद से कैपिटलिस्ट निज़ाम को हर जगह प्रमोट कर रही थी उसके लिए इंतहाई खतरनाक सूरत हाल बन सकती थी। मोहम्मद कज़ाफ़ी ने फ़लस्तीन और अरब ममालिक के इत्तेहाद पर भी खतरनाक गुफ्तगू शुरू कर दी। कज़ाफ़ी फ़लस्तीन की जिद्दोजहद आज़ादी के लिए भरपूर माली इमदाद दे रहे थे लेकिन कज़ाफ़ी की शख्सियत के चंद कंट्रोवर्शियल पहलू भी सामने आए। कज़ाफ़ी अपनी ज़ात पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करते थे। जो भी शख्स कज़ाफ़ी हुकूमत पर तनकीद करता उसको घर से उठा लिया जाता। अक्सर तशद्दुद की खबरें आती और लोग गायब हो जाते। रियासत जहां शहरियों को बेहतरीन सहूलियात दे रही थी वहां ही अगर कोई शहरी रियासती निज़ाम के खिलाफ तनकीद करता
तो उसे फौरन धर लिया जाता। 2008 के आलमी माशी बहरान ने लिबिया को भी मुतासिर किया, जिससे बहुत से लोग बेरोजगार हुए। लेकिन सबसे अहम चीज कज़ाफी का 1969 से लिबिया पर कंट्रोल था। 40 साल से ज़ायद अरसा हुक्मरानी से अवाम अब कज़ाफी से बोर होने लगी थी। क्योंकि मैंने इस टॉपिक पर बहुत रिसर्च की है, लेकिन मुझे कोई कज़ाफी हुकूमत का ऐसा मनफी पहलू नजर नहीं आया जिससे लिबिया में एक बहुत बड़ी बगावत जन्म ले सकती थी। ये चीज अलबत्ता एक नजर आती है कि लिबिया में चूंकि अरसे से कबायली निजाम चल रहा था, इस वजह से लिबिया का मुआशरा कज़ाफी की भरपूर कोशिशों के बावजूद किसी न किसी हद तक तकसीम था, क्योंकि मुख्तलिफ कबाइल खुद को दूसरों से बड़ा तस्वुर करने लगे थे और इस वजह से कबाइल में आपसी रंजिशें भी जन्म लेती रहती थी। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में शाम में अरब स्प्रिंग के मुतालिक बताया था, वैसे ही 2011 में अरब स्प्रिंग शुरू होते ही ट्यूनिस और मिस्र में डिक्टेटरशिप का खात्मा हो गया, जिससे लिबिया की वो नौजवान नस्ल जिसको कज़ाफी ने जदीद तालीम के लिए दुनिया भर सरकारी खर्चे पर भेजा था, वो भी मगरबी आइडियल्स पर अमल करते हुए लिबिया में जमहूरियत के ख्वाब देखने लगी और कज़ाफी नई नस्ल में आहिस्ता आहिस्ता एक विलन के दर्जे पर फायज होते गए। फरवरी 17, 2011 में लिबिया में डे ऑफ रेज मनाया गया, जिसमें मुख्तलिफ कज़ाफी मुखालिफ ग्रुप्स ने मिलकर एहतजाज का आगाज किया। इस एहतजाज की वजह इंसानी हकूक की वकालत करने वाले एक वकील की गिरफ्तारी बनी। कज़ाफी ने एहतजाज करने वालों पर शदीद क्रैकडाउन किया, लेकिन सोशल मीडिया ने जल्दी पर आग का काम किया। फरवरी के आखिर तक मुख्तलिफ कबाइल जो कि कज़ाफी को बद्दू होने की वजह से खुद से कमतर समझते थे, वो भी मैदान में आ गए और लिबिया से कज़ाफी का कंट्रोल खत्म होने लगा। फरवरी के आखिर तक बेंगाजी समेत लिबिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा कज़ाफी के हाथ से जा चुका था। मार्च में कज़ाफी के खिलाफ एक नई हुकूमत नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल ने महाज संभाला, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने भी फौरी तौर पर लिबिया की नई हुकूमत मंजूर कर लिया। लिबिया को नो फ्लाई जोन करार देकर नेटो के दस्ते उतार दिए गए। कज़ाफी मुखालिफिन से तो लड़ सकता था, लेकिन अपनी अवाम से कैसे लड़ता? बिलाहिर हथियार डालने पड़े। अक्टूबर 2011 में कज़ाफी के फरार होने के बाद ट्रिपोली से नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल के लोगों ने उन्हें उनके आबाई इलाके सिरते से पकड़ा और बाकायदा मॉब वायलेंस के जरिए कज़ाफी को पकड़ते ही कत्ल कर दिया गया। कज़ाफी की मौत के बाद लिबिया के अवाम ने बाकायदा जश्न मनाया कि डिक्टेटरशिप का खात्मा हो गया है और अब जमहूरियत फैल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। लिबिया के मुख्तलिफ टुकड़े होने लगे, कई जगहों पर फौजी जबकि कई जगहों पर कबायली निजाम वापस आ गया। लिबिया का मुआशरा तेजी से तकसीम होने लगा, खुराक की किल्लत हो गई, मुसल्लह तंजीमें जगह जगह दंदनाने लगी। जल्द ही लिबिया में भी दाइश ने जन्म ले लिया। हजारों लोग इस सिविल वॉर में अपनी जान से गए, लाखों लोग लिबिया छोड़कर भागने लगे। आज भी लिबिया रिकवर नहीं हो सका। आज लिबिया दो हिस्सों में तकसीम है, मशरिक में अलग हुकूमत जबकि मगरबी लिबिया में नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट कायम है। सिक्योरिटी हालात बद से बदतर हो रहे हैं, इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली का सिलसिला आज भी जारी है, माशरती तकसीम अब भी कायम है। इस वीडियो से हमें क्या सबक मिलता है? हर इनकलाब खूबसूरत नहीं होता। पांच दफा इनकलाब वो तबाही लेकर आते हैं जिसके असरात कई दहाइयां गुजरने के बाद भी खत्म नहीं होते। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके मुल्क पाकिस्तान में हजार बुराइयां होंगी, लेकिन हम फिर भी अपने मुल्क की अच्छी बातों पर शुक्र नहीं करते कि हमारा वो हाल नहीं जो कि शाम और लिबिया का हुआ। इस वीडियो का इख्तिताम मैं कुरान पाक में सूरह अल-आदियात की आयत नंबर 6 के साथ करना चाहता हूँ। यकीनन इंसान अपने रब का बहुत ही नाशुक्रा है। मैं हूँ डॉक्टर फरहान विर्क। इंशाअल्लाह आज़ाद बेंट्री की अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।